हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि आपके अपने ऑफलाइन क्लासेस क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में प्रत्येक महीना आप लोग टेस्ट देते हैं, मंथली एग्जाम होता है, सभी विषयों का एग्जाम होता है। तो इस महीने यानी जुलाई महीने में भी आप लोगों ने जो कल एग्जाम दिया था, ठीक है, उसी का आज पूरा का पूरा पेपर डिस्कशन हो रहा है। ओके, तो एक एक क्वेश्चन बाबू खूब बढ़िया ध्यान से मिला लीजिए लो, एक एक क्वेश्चन। कल आप क्लास में आइएगा ना तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपका कौन सा प्रश्न माने कोई वो सही है कोई वो गलत है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ओके, तो जो टेस्ट हुआ है खूब बढ़िया से मिला लीजिए लो, और कितना सही है कौन कौन सही है, गलत एगो होगा नहीं, हमें पता है, सब आप लोग सही टिक करते हैं। गलती से गलती कबो कबो हो जाता है कि ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कड़बक के रचनाकार कौन है? तो कड़बक हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सूर सागर की पद, यानी सूर सागर जो पद की पद रचना है किस कवि की है, यानी कौन है? तो हमारे सूरदास जी हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है छप्पय के कवि कौन है? तो छप्पय नाभादास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाभादास किनके समकालीन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के समकालीन थे, याद रखिएगा। अगला है कवित किस कवि की रचना है? तो कवित भूषण जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस कविता के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है पुत्र वियोग की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है उषा कविता किससे संबंधित है? उषा शमशेर बहादुर सिंह, कवियों के कवि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातों क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर लिखा गया है सर, गजानन माधव मुक्तिबोध किस कविता के रचनाकार हैं? जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिनायक कविता के रचयिता कौन है? तो हमारे अधिनायक पूछा है, अच्छा हाँ, तो अधिनायक कविता का रचयिता है रघुवीर सहाय, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे को लोहा के बारे में खूब बढ़िया से बता रहे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, हार जीत कविता कौन लिखे हैं? तो हार जीत हमारा अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांव का घर किसकी प्रमुख रचना है? तो गांव का घर हमारे ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने दी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस तिथि को हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म पूछा है, 1911, याद रखिएगा। और आपको क्लास में हम कभी कभी बोल देते हैं कि आएगा डेट ऑफ बर्थ वाला, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिएगा, लेकिन मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका माना ऑप्शन नंबर ए होगा, 1911। ओके, चलिए अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो निहालपुर इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला है सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है जयशंकर प्रसाद किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित है? तो छायावाद, जयशंकर प्रसाद का नाम छायावाद से जुड़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, गंगा तट नामक संग्रह किनके द्वारा लिखा गया है? तो गंगा तट ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? तो रूस गए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोवियत रूस। ठीक है, चलिए आगे है हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? जॉन डन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हु रोट द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाज रिटन बाय डब्ल्यू.एच. ऑडेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, ओड टू ऑटम इज फेमस पोएम बाय, ओड टू ऑटम कौन? तो जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर ए, रोमांटिक पोएट जॉन किट्स। ठीक है, अगला है हु इज द ऑथर ऑफ एन एपिटॉफ? वाल्टर डी ला मेयर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है द सोल्जर इज अ वार रिलेटेड पोएम रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हु रोट मैकाविटी द मिस्ट्री कैट? टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है फायरहाइम
इज अ पोएम बाय व्हिच इंडियन इंग्लिश पोएट केकी एंदारूवाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम स्नेक, डी.एस. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है माई ग्रैंड मदर्स हाउस वाज रिटन बाय कमला दास। अच्छा, कमला ये भाषण लिखा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए कमला दास होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हेन वाज जॉन डॉन बॉर्न, 1572, फिर जन्म वाला, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है, 1572। अगला है वाल्ट व्हिटमैन इज अ फेमस पोएट ऑफ व्हिच कंट्री, तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है जॉन किट्स बिलोंग टू व्हिच लिटरेरी मूवमेंट, तो जॉन किट्स रोमांटिक पोएट आपको बताया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है रूपर्ट ब्रूक बिकेम फेमस ड्यूरिंग व्हिच वर्ल्ड वॉर, तो कौन सा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है इन व्हिच कंट्री वाज टी.एस. इलियट बॉर्न, अमेरिका, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टी.एस. इलियट का जन्म कहां हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है Which award has केकी एंदारूवाला received, साहित्य अकादमी अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है Which is a novel by D.H. लॉरेंस, यानी कि इसमें D.H. लॉरेंस ने कौन सा नॉवेल लिखा है, या देखिए किताब में दिया है सॉन्स एंड लवर्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट ने लिखा है। द आर्टिस्ट वो आपके प्रोज सेक्शन का है, ठीक है। टू ऑटम ये जॉन किट्स और टू ऑटम। आगे बढ़ता है और सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश डैश लाइन, 14 पंक्तियों की कविता को सोनेट बोला जाता है। शुरू के 8 पंक्ति को ऑक्टेव और लास्ट के 6 पंक्ति को सेस्टेट बोला जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। द वेस्टलैंड इज, अच्छा वेस्टलैंड आ गया तो टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट हैड बीन इन पुलिस सर्विस ऑल्सो, केकी एंदारूवाला, याद रखिएगा, जिन्होंने पुलिस सर्विस में भी काम किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दो समान आवेशों के मध्य बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, संदीप सर बताएंगे, ठीक है। चलिए तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 41 से। तो 41 से लेकर मतलब यहाँ से 20 क्वेश्चन फिजिक्स का है, फिर 20 क्वेश्चन किसका मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा। उस बाद बायोलॉजी क्वेश्चन है, फिर मैथ क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी क्वेश्चन सर कल क्लास में डिस्कस करेंगे, अब बाकी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दो समान आवेशों के मध्य बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दो आवेशों के बीच जो बल होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आर स्क्वायर, यानी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी करते हैं। अगला क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र का एसआई इकाई, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई बराबर हम पढ़े लो एफ बटा क्यू। तो एफ एसआई मतलब न्यूटन, क्यू का कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 कर देंगे। गाउस का प्रमेय किससे संबंधित है, ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी विद्युत बल, सी धारा, डी दाब। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विद्युत क्षेत्र संबंधित है। अगला क्वेश्चन किसी दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है। तो दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है, एक जूल कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो किया गया कार्य होता है क्या होता है, विभवांतर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन धारिता का एसआई इकाई है। धारिता का एसआई मतलब क्या होता है, फेराइड होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी कर देंगे। दो समांतर प्लेटों की धारिता किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए प्लेटों के क्षेत्रफल पर करती है, बी प्लेटों के बीच दूरी पर भी करती है, सी दिया है दोनों पर, तो ऑप्शन नंबर करेंगे सी टी कर। कैसे, तो पढ़ चलो धारिता। धारिता फॉर्मूला क्या होता है, समांतर प्लेट से धारिता की धारिता सी का फॉर्मूला होता है ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और यहाँ पर हम केस गुना कर देखिए क्या है, परावैद्युतांक, ठीक है। अब किस पर डिपेंड करता है, दूरी पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और माध्यम की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर एक मिनट, सही क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर धारा की एसआई इकाई, यानी धारा की एसआई मतलब क्या होता है, एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी बी टी कर देंगे। किसी 10 ओम प्रतिरोधक से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, उसमें उत्पन्न विभवांतर, तो ओम का नियम पढ़ते हो, V इक्वल टू क्या पढ़े, आई आर। आई का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर, तो 2, आर का मान कितना दिया है, 10 ओम, तो 10, तो 10 दूना 20 वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 कर। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा में दिशा किसकी होती है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, जी बिल्कुल पढ़ते, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए 80 कर। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है,
ऑप्शन ए लंबाई पर करता है, बी क्रॉस सेक्शनल यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये भी करता है, सी तापमान इसको भी करते हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, बायोट सावर्ट नियम का संबंध है। तो बायोट सावर्ट नियम से हम लोग क्या करते हैं, किसी धारावाही तार के कारण कुछ दूरी पर क्या निकालते हैं लोग, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं। तो ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र से नहीं, बी चुंबकीय क्षेत्र से, सी तापीय ऊर्जा, डी प्रकाशिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी टिक कर दें। अगला क्वेश्चन, दो समांतर धारावाही चालक धारा की दिशा समान, यानी ऐसा बात करता है, दो समांतर धारावाही चालक हैं, एक दूसरे को डैश करते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑप्शन ए आकर्षित, बी प्रतिकर्षित, सी कभी आकर्षित तो कभी प्रतिकर्षित, डी नहीं आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित। तो हम लोग पढ़ चलो ना, समांतर धारावाही चालक तार हो या प्रति समांतर, हालांकि आप निकाल सकते हैं, बल की दिशा निकाल सकते हैं, बट डायरेक्टली पढ़ चलो कैवेंडिश के नियम का विपरीत काम करता है। कैवेंडिश का नियम मतलब सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, बट यहाँ पर सजातीय में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इसमें क्या होगा, आकर्षण क्या होगा। तो समांतर धारावाही तार क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रति समांतर धारावाही तार क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। कैसे आप निकाल सकते हैं दिशा, कैसे निकाल सकते हैं। अब तो इस धारावाही तार के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किधर उत्पन्न होगा, देखिए तो अंदर की ओर, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर आ गया। अब इसको भूल जाइए। अब ये जो तार है, तार, इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और धारा इसमें इधर जा रहा है ना। तो जब तो पढ़े चलो इस पर बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर I इंटू एल क्रॉस बी। अब धारा इधर तो यानी एल इधर, अब बी की क्रॉस से तो उठा इधर, यानी इस पर बल इधर लगेगा, इस पर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, यानी आकर्षित करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हुआ था, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अस्थायी चुंबकों में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो अस्थायी चुंबक में किसका उपयोग करते हैं लोग, इस्पात यानी स्टील का, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करो। ओके, यही रहता विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक में किसका उपयोग करते हैं लोग, नॉर्मल लोहा का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है यहाँ पर, एक मिनट। फैराडे के नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रेरित ईएमएफ, बी विद्युत धारा, सी शक्ति, डी प्रतिरोध। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए प्रेरित ईएमएफ। अगला क्वेश्चन, किसी प्रेरक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है। तो किसी प्रेरक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, बी दिया कुंडली घनत्व, सी दिया विद्युत धारा की दिशा, डी दिया तापमान। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अगला क्वेश्चन, 100 प्रेरकत्व का सही मात्रक, 100 प्रेरकत्व का मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होता है। तो 100 प्रेरकत्व है या अन्योन्य प्रेरकत्व है, सिर्फ प्रेरकत्व है, इसका मात्रक होता है हेनरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन, एसी की भारत में आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर दें। अगला क्वेश्चन, एक आरएलसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कब शून्य होता है। कलांतर शून्य किस में होता है, आर सर्किट में, आर परिपथ में होता है। ऑप्शन ए दिया है केवल आर होने पर, जी बिल्कुल सही है। बी दिया एल होने पर, तो एल पर कलांतर π/2 होता है, सी पर भी कलांतर π/2 होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 कर दें। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाने के लिए किसे बढ़ाते हैं। अब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाना है, तो बढ़ाना यानी सेकेंडरी क्वाइल में फेरों की संख्या क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो ऑप्शन ए दिया प्राइमरी कुंडली में बढ़ाना होगा, नहीं, बी सेकेंडरी में, जी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एसी का आरएमएस मान शिखर मान का कितना होता है, ध्यान रखिए। एसी प्रतिवर्ती धारा का जो आरएमएस मान होता है, शिखर मान क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे लोग, आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, आई नोट बाई रूट टू। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 0.707 आई नोट। ये जो आईआरएमएस है, आई नोट यदि शिखर मान कितना गुना है, 0.707 गुना है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चालक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए और उस पर स्थित आवेश को 4 गुना कर दिया जाए, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा। अब देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात की है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े लोग Q/A यानी आवेश बटा क्षेत्रफल। अब किसी गोल चालक के गोले की त्रिज्या, अच्छा चालक कैसा चालक है, गोलाकार है, ठीक है। अब गोलाकार है तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4πr²। तो 4πr² आवेश है, तो आवेश। अब सवाल में क्या दिया गया है, त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए। अब त्रिज्या इसमें बटा के नीचे है, यानी इसको 2 गुना करना है, यानी बटा के नीचे इसको 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर यहाँ बोला गया उस पर स्थित आवेश को 4 गुना कर देना, क्यू का मान 4 गुना कर दे, फिर 4, तो 4 4 खत्म, यानी कितना, 1 गुना, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन ए दिया आधा, बी दिया 2 गुना, सी दिया 4 गुना, डी दिया बराबर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन, दो समानित समतल चालक
प्लेटों के बीच ऐसे समांतर हो, क्या होगा, दो समांतर समतल चालक प्लेटों के बीच धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। अब दो समांतर धारावाही, दो समांतर प्लेट है, ये एक संधारित्र है, इसकी धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ने दिया प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर। अच्छा बताइए धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई टी। अब इस ऑप्शन नहीं बोल रहे दूरी बढ़ाकर, अब इस दूरी को बढ़ाएंगे तो C क्या होगा, घटेगा, बट हमें C क्या करना है, बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। बी दिया प्लेटों का क्षेत्रफल घटाकर, अब यदि क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये भी घटेगा, तो ये भी गलत हो गया। सी दिया है प्लेटों के बीच परावैद्युत सामग्री डालकर, बिल्कुल कैसे, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला पढ़े तो एप्सिलॉन आर होता है, या हम के भी लिख सकते हैं। अब कोई परावैद्युत माध्यम डालेंगे तो एप्सिलॉन आर आएगा, तो जब इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा। तो ऐसे पढ़े चलो परावैद्युत सामग्री डालने से धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, जूल का नियम किस भौतिक परिघटना से संबंधित है, तो उसमें प्रभाव संबंधित होता है। ऑप्शन ने दिया ताप, बी दिया चुंबकत्व, सी दिया लेंस, सी दिया डी दिया वर्णक्रम। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण आवर्त में क्या होता है, तो एक पूर्ण आवर्त में शून्य होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में केवल धारिता हो तो एसी धारा में वोल्टेज और धारा के मध्य कोण, अच्छा यहाँ पर कोण दिया है यानी कलांतर, कलांतर क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ किसका बात किया गया है, सिर्फ धारिता यानी सी परिपथ का बात किया है। तो सी परिपथ में कलांतर कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। ऑप्शन ए दिया 0, बी दिया पाई बाई 2, सी भी दिया पाई बाई 2। अब जिसमें बोला है कि पाई बाई 2 धारा आगे, यहाँ बोला है वोल्टेज आगे, तो कौन आगे होता है, धारा आगे होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, क्रांति कोण वह कोण है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 0 होता है, नहीं अपवर्तन कोण मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। विधि अपवर्तन कोण 45 डिग्री, ये भी गलत। सीधे अपवर्तन कोण 90 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक, जी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है कौन, ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी माध्यम में क्रांति कोण 30 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। तब अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या पढ़ते लोग, 1/sin AC। आईसी क्या है, क्रांति कोण है, तो 1/sin। क्रांति कोण का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो कितना गया यहाँ पर, बराबर 1/sin30 का मान 1/2, तो 2 पर आएगा, 2 कितना गया, अपवर्तनांक का मान 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अवस्था प्राप्त होती है तो प्रकाश की किरण किस माध्यम में लौट आती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, सघन से जाता है, सघन में जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ बोला किस माध्यम में लौट आती है, तो सघन माध्यम में। ऑप्शन ए दिया विरल, बी दिया सघन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ 70 नंबर सवाल दिया यहाँ पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य शर्त है। ऑप्शन ने दिया प्रकाश किरण विरल सघन में जाए, नहीं सघन से विरल में जाए, क्रांति कोण आपतन कोण से कम हो, क्रांति कोण का मान आपतन कोण से अधिक होना चाहिए, सीधे आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो, एक मिनट, क्रांति कोण आपतन कोण से कम हो, ये भी सही है। देखिए पढ़े चलो ना, ये मान नीचे क्या है, ये सघन माध्यम है। अब इधर से इधर ये वाला क्या है, क्रांति कोण है। अब इससे अधिक यदि आपतन कोण लेंगे तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। तो ये आपतन कोण का मान क्रांति से अधिक होना चाहिए, अधिक यानी क्रांति कोण का मान आपतन से कम होना चाहिए। तो क्रांति कोण आपतन कोण से कम है, सही बात है। यहाँ बोल रहे आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक है, ये दोनों का मतलब सेम है। तो ऑप्शन नंबर डी दिया, ए और बी दी, क्रांति कोण आपतन कोण से कम हो, और यहाँ बोल रहे हैं आपतन कोण क्रांति कोण, हालांकि दोनों, अब दोनों में कौन टिक करे, कोई एगो टिक करना है, ठीक है। और यहाँ लिख रहा है ए और बी दोनों, ए तो होगा नहीं, विरल सघन नहीं, सघन से विरल माना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में कौन टिक करना उचित रहेगा बताइए, हालांकि दोनों सही है, कोई ठीक करेंगे आपको नंबर मिल जाएगा। तो बताइए हम लोग पढ़े कैसे, चलो हम सीधे से बात पढ़े चलो। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए दो शर्त, एक नंबर क्या पढ़े थे, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। दो नंबर क्या पढ़े थे लोग, प्रकाश की किरण, पढ़ा तो पढ़े प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाना चाहिए। और दूसरा पढ़े चलो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये लाइन कहाँ दिया है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टी करो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की विशिष्टता है, ऑप्शन ए अनियमित संरचना, नहीं गलत है। बी कोई निश्चित गलनांक, नहीं है भी गलत। सी निश्चित गलनांक, जी ऑप्शन नंबर सी होगा, टी करो। ओके अगला क्वेश्चन, शॉर्टकी दोष किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया NaCl, बी दिया ZnS, सी दिया KCl। तो हम पढ़ते NaCl में पाया जाता है और KCl में पाया जाता है। तो डी दिया, ए और सी दोनों, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन,
एक आयनिक यौगिक में यदि ए आयन कोनापुर और बी आयन फलकों के मध्य में हो तो सूत्र होगा। तो देखिए कोनापुर जब ए आयन है तो एक परमाणु संख्या कितना होगा, एक होगा, एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। और बी परमाणु संख्या बी आयन की संख्या कितना होगा, पूरा फेज की संख्या 6 होता है और कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है तो 3 होगा। कितना होगा, 3 3 3, यानी ए का मान 1 और बी का मान 3 थे। ए बी 3 ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घनाकार एकक कोष्टिका में केवल कोनों पर ही परमाणु उपस्थित हो तो एकक कोष्टिका में कुल कितने परमाणु होंगे, कितना परमाणु होगा, एक हो। क्यों, तो सिर्फ कोना पर है तो कुल कोना की संख्या 8 और एक कोना का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो कितना गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर दें। अगला क्वेश्चन, NaCl में एक Na+ आयन चारों ओर कितने Cl- से घिरा होता है, 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी कर दें। अगला क्वेश्चन, ठोसों में विद्युत चालकता किस प्रकार के ठोस में सबसे अधिक होती है, चलिए समझते हैं। ऑप्शन है आयनिक ठोस। तो पहला बात, आयनिक ठोस है तो ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करता है, यह गलित अवस्था या द्रव अवस्था में क्या करता है, विद्युत चालन करता है। ओके, विधि या धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस तो गलित अवस्था हो या ठोस अवस्था हो हमेशा चालन करता है। शीर्ष संयोजक ठोस नहीं, ये तो कुचालक होता है। इसका पद क्या था, इसका पद ग्रेफाइट था, ठीक है। बट संयोजक ठोस क्या होता है, कुचालक होता है, इसका पद ग्रेफाइट था जो विद्युत धारा चालन करता है। डी दिया आणविक ठोस, ये तो कुचालक होता है। तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर देंगे। ओके, धात्विक ठोस वाकई में क्या होते हैं, सबसे बेहतर चालक होते हैं इन सभी की तुलना में। अगला क्वेश्चन, यदि तापमान बढ़ाया जाए तो गैस की द्रव में विलेयता कैसे प्रभावित होती है, तो गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, घटती है। कब, जब तापमान बढ़ाया जाता है तब। कि जब ताप बढ़ाएंगे तो गैस निकलने की कोशिश करेगा तो द्रव से निकलेगा तो विलेयता घटबे ना करेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी कर देंगे। बिलियन की मोलरता की इकाई है, तो मोलरता का मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, द्वितीयक सेल कौन सा है, लेड स्टोरेज बैटरी, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, कोई नहीं, तो लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर दिया। 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से कितनी तांबा मुक्त करते हैं। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक डायरेक्टली फॉर्मूला से, तो मुक्त पदार्थ की मात्रा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या पढ़े थे लोग, तो ए बटा एन एफ, और यहाँ क्या पढ़े थे लोग, आई टी। ओके, तो ए क्या होता है, तो ये होता है द्रव्यमान संख्या। तो कॉपर कितना होता है, 65.5, लगभग कितना, एक मिनट, 63.5 होता है। कॉपर कितना होता है, 63.5। अब बटा में एन, अब तो इसमें कॉपर का वैलेंसी वेक्टर कितना है, 2। एफ, एफ माने फ्राइडे 96,500, और यहाँ आई टी माने क्या होता है, क्यू बराबर पढ़े लो आई टी माने आवेश, और आवेश कितना दिया, 96,500, तो यहाँ लिख दीजिए 96,500। और एक कैंसिल, तो कितना क्या, 63 का देन 31.25। ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक मिनट, 25 लीजिएगा, भाग करते हैं, 2 3 6, 2 1 2 1 2 7, 31.7, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 का। ओके, चलिए ये तो हो गया, फॉर्मूला से बना लिए। एक और तरीके क्या हो सकता है, तो ध्यान देंगे। अब बताइए यहाँ पे बोला है कॉपर सल्फेट, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो कॉपर मुक्त होगा। तो यहाँ पर कॉपर किसके रूप में है, तो यहाँ पर Cu2+ के रूप में है। कब, जब विलयन में है तब। हमें चाहिए कॉपर सॉलिड फॉर्म में। अब सोचिए यहाँ Cu2+ से कॉपर कब आएगा, बताइए। जब इसे क्या देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। अब एक Cu2+ आयन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल कॉपर के लिए कितना चाहिए, 1 मोल कॉपर के लिए 1 मोल कॉपर के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 फैराडे, कितना चाहिए, 2 फैराडे आवेश चाहिए। तो 1 मोल कॉपर मुक्त करने के लिए 2 फैराडे आवेश चाहिए। अभी हम 1 फैराडे हम आवेश दे रहे हैं, तो बताइए जब 2 फैराडे से 1 मोल, तो चूंकि 2 फैराडे से कितना मोल, 1 मोल कॉपर मिल रहा है, तो इसलिए 1 फैराडे आवेश से कितना मिलेगा, 1/2 मोल। सिंपल, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 मोल, कितना मोल, 1/2 मोल कॉपर। तो कॉपर के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 63.5, और 1/2 है तो बटा 2 कर दिया, इतना आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा, एक मिनट, 80 के थ्रू ए, 80 कर, तब जैसे चाहे उसे बना सकता है। अगला क्वेश्चन, राउल्ट का नियम विशेष रूप से लागू होता है। ऑप्शन ए आदर्श विलयन पर, बी गैर आदर्श यानी अनादर्श विलयन पर, सी कोलाइड पर, डी निलंबन पर। तो राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है, ये लागू होता है आदर्श विलयन पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर दिया। यह देखिए विशेष कर दिया, विशेष रूप से किस पर लागू होता है, तो आदर्श विलयन पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन, NaCl जलीय विलयन में कैथोड पर मुक्त होता है। NaCl देखिए यहाँ पर जलीय विलयन दिया, तो पढ़े तो गलित अवस्था का है तो अलग केस होता है, जलीय विलयन दिया है तो अलग केस होगा। तो जलीय विलयन का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर जल है, अब इसमें NaCl, तो NaCl यानी Na+ और Cl- होगा, और जल है तो जल में क्या होगा, H+ और OH- होगा,
ठीक है। अब इसे जब अपघटन कराएंगे, मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से सेल से जोड़ रहे हैं। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस की तरफ काम करेगा, माइनस की तरफ काम करेगा। अब तो इस माइनस पर तो प्लस वाले में से दो विकल्प है, अब एच प्लस जाएगी कि एन प्लस जाएगा। चलो पढ़ते विसर्जन की वरीयता का सिद्धांत। अब इसमें से कौन जाएगा, तो इसमें से कौन जाता है बताइए, तो एच प्लस जाता है इधर। अब यहाँ पर सीएल माइनस है, ओएस माइनस, तो इसमें कौन आएगा, इसमें कौन आता है, सीएल माइनस आता है। ठीक है, अब यहाँ ये क्या होता है, एनोड, ये होता है कैथोड, ये क्या होता है, कैथोड। तो सवाल में क्या बोला गया है, तो सवाल में बोला गया है कि कैथोड पर मुक्त होता है, तो कैथोड पर एच एच यानी H2 यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी, तो Ct का। अगला क्वेश्चन, प्रथम क्रम यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई है, हमें क्या होना चाहिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई है, तो क्या होगा वेग स्थिरांक का इकाई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। यदि अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा अधिक है, अब बताइए पढ़ते लोग, ये वाला क्या होता है, ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी होता है, जितना ही अधिक होगा उतना ही अभिक्रिया धीरे से होगा। उत्प्रेरक क्या करता था, इसको कम करता था तो अभिक्रिया जल्दी जल्दी होता था। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक होने से अभिक्रिया का दर क्या होता है, कम होता है। तो सक्रियण ऊर्जा अधिक है तो अभिक्रिया तीव्र होगी, अभिक्रिया मंद होगी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, अभिक्रिया मंद होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है यानी गलती है, कौन कथन गलत है बताना है। ऑप्शन ए, वेग स्थिरांक ताप के साथ बढ़ता है, सही बात है, जब ताप बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक बढ़ता है। पढ़ते ना लगभग 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक क्या होता है, दोगुना हो जाता है। हालांकि डेग्लिस का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस का फॉर्मूला पढ़े चलो, आर्रेनियस वाला। अगला दिया है ऑप्शन बी, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा घटाता है, नहीं उत्प्रेरक सक्रिय, हाँ सही बात है, ये भी तो सही है। उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा घटाता है, इससे क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है, ये भी सही है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, गलती ढूंढना है कहाँ पर है। सीधे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का टी हाफ यानी अर्धवायु सांद्रता पर निर्भर करता है, तो हम लोग पढ़े प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धवायु फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/K। अब देखिए इसमें सांद्रता वाला टर्म नहीं आ रहा है, ये बोल रहे निर्भर करता है, बट हम जानते हैं निर्भर नहीं करता है, यानी यही गलत है, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद क्या है। तो वेग निर्धारक पढ़ते हैं ना, जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होती है, तो इनमें कौन सा पद वेग निर्धारक पद होता है, तो जो स्लो होता है वो होता है, जो सबसे धीमा होता है, तो सबसे मंद, सबसे तीव्र, सबसे मंद, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, सक्रियण ऊर्जा को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सक्रियण ऊर्जा कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं लोग, उत्प्रेरक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटे कर दिया। किसी ठोस सतह पर गैस का अधिशोषण कम होता है, ऑप्शन ए, गैस का क्रांतिक ताप, ऐसे क्रांतिक ताप का बात किया, ठीक है, तो हम लोग पढ़ते लोग क्रांतिक ताप अधिक तो अधिशोषण अधिक होगा, क्रांतिक ताप कम तो अधिशोषण कम होगा। ठीक है, तो बोला गया अधिशोषण कम हो, तो कब कम होगा, जब क्रांतिक ताप कम होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दें। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्लास में सब डिस्कस किया गया। अगला क्वेश्चन, धातु के शोधन में प्रयुक्त प्रमुख विधि है, ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन, विद्युत स्नेहक, स्नेहन, सीधे फेन प्लोन, डी उत्प्रेरण, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। धातु के शोधन के लिए प्रमुख विधि कौन है, विद्युत अपघटन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइटेनियम की शुद्धि के लिए प्रयुक्त वन आर्कल विधि में बनने वाला आयोडाइड होता है जिंक, टाइटेनियम आयोडाइड, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, TiI4 होता है, याद है TiI4, और जर्कोनियम था तो ZrI4 था, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सिटी करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दी गई ऑक्साइड उदासीन है, उदासीन है, चलिए ऑप्शन ने दिया N2O, बी दिया NO2, सी दिया N2O3, डी दिया N2O5। तो नाइट्रोजन का बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, तो नाइट्रोजन सभी ऑक्साइड में मात्र दो ऑक्साइड क्या था, उदासीन था, कौन, एगो N2O और एगो NO, बाकी सब क्या थे, ये सब, ये दोनों ऑक्साइड क्या थे, उदासीन। अब बाकी जो भी ऑक्साइड है क्या है, सब अम्लीय है, सब क्या है, अम्लीय है। कैसे, तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे लोग, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है, अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। आप इन दोनों में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, और यहाँ क्या है, +2 है, तो +1 +2 वाले क्या है, उदासीन थे। अब बाकी इसके आगे जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर वाले है ना, सब सब क्या है, अम्लीय है, तो इसमें क्या बोला है, उदासीन है, तो ऑप्शन ए दिया N2O, जी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन, PCl5 की बनावट क्या है, तो PCl5 कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ऑप्शन ए दिया वर्गाकार समतल, बी दिया त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दिया। या फिर PCl5 Cl और एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, ठीक है। अब ये अक्षीय बॉन्ड, ये दोनों क्या है, अक्षीय बॉन्ड है, अक्षीय बॉन्ड इस निरक्षीय क्या होता है, बड़ा होता है, ये सब पढ़े चलते, ये कैसा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगला क्वेश्चन, कौन सा हाइड्राइड सबसे शक्तिशाली अपचायक है, NH3, PH3, ASH3, SbH3, तो हम क्या देख रहे हैं, ये सब किसके हाइड्राइड है, वर्ग 15 के तत्वों का हाइड्राइड है, तो वर्ग 15 के तत्वों में क्या था,
नाना पापा आंटी सब बिहारी, याद है। अब इन सब का हाइड्राइड हम लोग क्या पढ़ते, ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण बढ़ता है। अपचायक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें सबसे नीचे कौन होगा, एसबी। एसबी यानी ऑप्शन में क्या होगा, डी, तो डी कर। ओके, अगला क्वेश्चन, NO2 का रंग क्या है। हालांकि तो 10वां क्लास में पढ़े होंगे लोग। NO2 का रंग क्या है, तो NO2 का रंग कैसा होता है, भूरा रंग का होता है। ऑप्शन ने दिया रंगहीन, बी दिया नीला, सी दिया पीला, डी दिया भूरा। ऑप्शन में क्या डी, तो डी कर। अगला क्वेश्चन, H3PO2 की भास्मिकता कितनी है। अब ये भास्मिकता बताना है, तो भास्मिकता के लिए क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, तो सेंट्रल आइटम इसमें क्या होगा, पी होगा, केंद्रीय परमाणु। एक ऑक्सीजन यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 को बॉन्ड देते हैं। हाइड्रोजन 3 को, तो 3 हाइड्रोजन रख लेते हैं। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन आ गया, तो कहीं भी ऑक्सीजन रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो OH बॉन्ड है ना, तो जितना OH बॉन्ड रहेगा उतना ही भास्मिकता होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से H प्लस नहीं निकलता, लेकिन यहाँ से H प्लस निकलता है। तो पढ़े भी थे कि कोई भी कंपाउंड जब जल में, मान लीजिए इसको जल में डाल दिए, जितना प्रोटॉन जितना H प्लस मुक्त करेगा उतना ही उसकी भास्मिकता होगी। तो H प्लस यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलेगा, तो इसकी भास्मिकता 1 है। भास्मिकता क्या है, 1। तो सर पीएच क्या करता है, तो पीएच अपचायक गुण को दिखाता है। ठीक है, यानी एक अच्छा अपचायक है। जितना पीएच बॉन्ड रहेगा उतना ही अच्छा होता है। इसमें को पीएच बॉन्ड है, 2 पीएच बॉन्ड है, यानी एक अच्छा अपचायक है। और भी इसका बहुत सारा लॉजिक पढ़ते चलो। फिलहाल बोला है भास्मिकता, तो भास्मिकता कितना होगा, इसका 1 होगा। कितना होगा, 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर दो। अगला क्वेश्चन, PCl3 प्लस H2O का उत्पाद क्या होता है। तो PCl3 नमी के संपर्क में आता है तो जल अपघटित होता है। जल अपघटित होकर क्या देता है, PCl3 जल से अभिक्रिया कर क्या देता है, H3PO3 देता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी कर दो। अगला क्वेश्चन, सफेद फास्फोरस की बनावट क्या है। श्वेत फास्फोरस की बात करें, श्वेत फास्फोरस तो कैसा टेट्राहेड्रल होता है। ऑप्शन नंबर ए, 80 करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था है। आप निकाल सकते हैं कैसे, इसका 1 तो 1, नाइट्रोजन का निकालना x मान लेते हैं, इसका -2 तो -2 × 3 -6, कुल चार्ज इसमें कितना है, कुल आवेश 0 तो 0। इसे हल करते हैं, x का मान कितना है, +5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पीएच बॉन्ड वाले ऑक्सो अम्लों की विशेषता क्या है। तो पीएच बॉन्ड वाले ऑक्सो अम्लों की विशेषता क्या, ऑप्शन ए वे क्षारक होते हैं, बी वे जल में विलय नहीं होते हैं, सी वे अपचायक होते हैं। जी बिल्कुल, अपचायक गुण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पीएच बॉन्ड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, निम्न में से किस ऑक्सो अम्ल में पीपी बॉन्ड पाया जाता है। पीपी बॉन्ड, इसलिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो पहले पीपी की बात किया है, यहाँ P2 दिया है, यहाँ P, तो ये तो होगा नहीं, क्या सिंगल फास्फोरस है। ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये दोनों में कौन होगा, तो याद कीजिए लोग। अब यहाँ जब P और P आएगा, हाइड्रोजन 4 को है, तो 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और 2 इसको मिल जाएगा। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 7 है, कितना है 7। जब 7 को है तो 7 है, तो 3 को इसको, 3 को इसको, 3 3 6, एक एक्स्ट्रा जो बचेगा उसे साझ में क्या रखना पड़ेगा, साझ में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई पीपी बॉन्ड मिला नहीं, इसमें पीओपी बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, पीओपी बॉन्ड मिलेगा। बट यहाँ देखिए तो ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पी और पी 2 हो गया, 3 गो ऑक्सीजन इसको और 3 गो इसको, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, तो बीच में कुछ नहीं आएगा साथ में, इसलिए क्या होगा, सिंगल, यानी पीपी बॉन्ड इसमें होगा। ऑप्शन नंबर सी में। अब बिना पूरे स्ट्रक्चर बनाए भी आप सोच सकते हैं, कब, जब कभी स्ट्रक्चर बनाए थे, सीखे हैं, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ से क्या गया, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी वाला क्वेश्चन सर क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए तो मैथ का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 दिया यहाँ पर, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालना से पावर का काम करते हैं, तो 2 साइन एक्स। अब इस 2 का काम खत्म, यहाँ साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो cos x, तो 2 sin x cos x, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं, sin 2x, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी बाई डी एक्स, x से पावर 5, x से पावर 5 से क्या होगा, 5 x से पावर 4, cos का क्या होता है sin, तो माइनस sin 2x से 2x, फिर 2x से क्या होगा 2, तो यहाँ 2, तो 5x से पावर 4 माइनस 2 sin x, 5x से पावर 4 माइनस 2 sin x, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव फार्मूला पूछ दे, क्या होता है फार्मूला, 1/x ऑन द रूट x स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 104, ये भी क्या है, डिग्री फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स, तो सबसे आगे लॉग का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ cos x है तो 1/cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, डेरिवेटिव माइनस sin x, sin बटा cos 10 यानी माइनस 10x, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा, तो dy बाई dx, ऊपर है y, तो इसमें y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो b है तो b, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे है x, तो x में दिया है a sec थीटा, तो a है तो a, sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा।
अब यहाँ से क्या होगा, सेक से स्क्वायर खत्म, तो ये कितना गया यहाँ पर आ गया बी बाई ए। अब यहाँ पर सेक है तो सेक को क्या ले सकते हैं 1 बाई कॉस, और टेन को क्या ले सकते हैं साइन बाई कॉस। तो ये कॉस कॉस खत्म, तो बी बाई ए 1 बाई साइन, तो साइन को उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो 1 बी बाई ए कॉसेक थीटा, बी बाई ए कॉसेक थीटा कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो क्या टिक ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 ध्यान देंगे। सवाल दिया यहाँ पर y बराबर रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स अप टू इंफिनिटी। तो सिंपली सब कैसे लिखते हैं लोग, y बराबर ऑन द रूट साइन एक्स। अब यहाँ से रिपीटेशन शुरू है तो फिर इसका भी नाम क्या होगा, y ही ना होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं y, रूट इधर है तो स्क्वायर होगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना है साइन एक्स प्लस वाई। हमें क्या निकालना है dy बाई dx, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो y इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy बाई dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस y है तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। ओके, अब तो यहाँ पर dy बाई dx प्लस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx बराबर कितना गया cos x। हमें dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं, तो dy बाई dx कॉमन तो है कितना गया 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। यहाँ से dy बाई dx कितना आ गया cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, कहीं दिया cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी में तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें 5 से गुणा करना है, तो 5 बचे 25, तो पहला एलिमेंट 25, ये तो होगा नहीं, 6 बचे 30, तो 20 30, अच्छा 7 बचे 35 35, 8 बचे 40, तो 40 से नहीं 35 40 25, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करेंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 109, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 0 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, y बराबर tan इनवर्स इतना, तो dy बाई dx क्या होगा। तो जब भी इनवर्स वाला आता है तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब डेरिवेटिव निकालते हैं, आसान हो जाता है। तो y बराबर देखिए क्या लिखा है tan इनवर्स, अब अंदर जो 1 माइनस कोस है, तो 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद कीजिए घूमने वाला फॉर्मूला पढ़ते रहो जो बार बार आता है, तो 1 माइनस कोस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर साइन, तो साइन क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, जैसे 2 से 2 खत्म, साइन से स्क्वायर खत्म, साइन बटा कोस क्या होता है 10, तो बाहर है 10 इनवर्स और अंदर क्या आ गया 10 एक्स बाई 2, ये 10 10 खत्म, तो कितना गया एक्स बाई 2, तो y का मान x बाई 2 का गया, हमें क्या निकालना है dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx और x बाई 2 क्या होगा 1 बाई 2, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, अच्छा दो मैट्रिक्स से गुणा करना है, ठीक है। अब इसमें 3 गो रो है तो कंफर्म है इसमें 3 गो रो आएगा, इसमें तीनों कॉलम तो इसमें तीनों कॉलम आएगा। अब यहाँ का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट का फर्स्ट से, तो -3 कितना आएगा -3, तो यहाँ पे -3 यहाँ पे -3, यहाँ 5 दे गया, ये 3 कर दिया। अब ये दोनों में कौन होगा ये नहीं निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे, ये अलग ही इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये कौन रो में है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 5 से कम 5, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 करो, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आप चाहे तो और भी चेक कर सकते हैं गुणा करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 112, यहाँ दिया है a बराबर 0 1 1 0 a के पावर 5, a के पावर 5 में निकालना है, तो अब यहाँ a दिया a के पावर 5 निकालना है, तो सबसे क्या निकालते हैं a स्क्वायर, इसको हमेशा लिख सकते हैं a स्क्वायर स्क्वायर इनटू a, फिर तो यही ना आएगा। चलिए सबसे क्या करते हैं a स्क्वायर, क्या निकालते हैं a स्क्वायर निकालते हैं, तो a दिया इतना, तो a स्क्वायर कितना है बताइए 0 1 1 0, फिर इसी से गुणा करेंगे 0 1 1 0, ठीक है। अब तो यहाँ का एलिमेंट तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1 1, तो यहाँ 1 आएगा, 0 इंटू 1 0 1 0 0 0 आएगा, यहाँ पे कितना है सेकेंड कॉलम फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 यानी 0 आएगा, ये 1 इंटू 1 1 आएगा 0, यानी आइडेंटिटी है, क्या क्या आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का स्क्वायर करे चाहे कितना बार गुणा करे आइडेंटिटी ही रहेगा, यानी इसका मान क्या होगा, इसका मान तो होगा आइडेंटिटी, क्या होगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब यही 1 0 0 1, इसमें कैसे मल्टीप्लाई करना है ए से, ए क्या है 0 1 1 0, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, हले 1 0 0 0 1 0, तो यहाँ क्या आ गया 0, 1 इंटू 0 क्या हुआ 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1, फिर 0 0 0 होगा, यहाँ देखिए सेकेंड फर्स्ट 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 होगा, यानी कि 0 इंटू 1 0 1 0 0, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आ गया ए,
यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर दो। ऐसे भी आप लोग पढ़े लो, आइडेंटिटी में कोई भी ये आइडेंटिटी था, इसमें कोई भी मैट्रिक्स से गुणा करे तो क्या होगा मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर दो। अगला क्वेश्चन, इफ ए बराबर इतना देन एडजॉइंट है। अब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता है तो 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आसान था, डायरेक्टली ट्रिक था जो किताब में दिया है, आप देखे होंगे। क्या करते हैं लोग, इसको इंटरचेंज करते हैं लोग, यानी हो जाएगा यहाँ पर 3 यहाँ 2, ऐसा सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, तो यहाँ 5 रहेगा, 3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1, इसको इंटरचेंज कर, अच्छा एक मिनट उल्टा करते हैं, इसको इधर उधर करना होता है, यहाँ 2 होगा और यहाँ क्या होगा 3 होगा, ये 5 और 1, तो 2 5 1 3, ऑप्शन नंबर ए हुआ, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स लॉग इतना, तो सबसे आगे लॉग, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई यहाँ क्या है सेक एक्स प्लस 10x, फिर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा सेक एक्स इंटू 10x प्लस है प्लस 10 क्या होगा, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर से उसको कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर से सेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो सेक एक्स कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10x प्लस यहाँ पे बचेगा सेक एक्स, और बटा में क्या है, बटा में भी है सेक एक्स प्लस 10x, तो सेक एक्स प्लस 10x, ये दोनों कैंसिल, तो कितना गया सेक एक्स आ गया। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी करो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है, यानी लास्ट क्वेश्चन दे दिया है, माइनस पाई से पाई 10x का इंटीग्रल क्या होगा, तो जब भी माइनस ए से ए आता है तो जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है ना, चेक करते हैं ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन, ये ऑड इवन है, कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स का मान दिया 10x, हम किसका मान निकालेंगे एफ ऑफ माइनस, ये भी आ जाता है 10x तो इवन हो जाएगा, और यदि माइनस 10 होता है तो क्या होगा ऑड हो जाएगा। तो चलिए, तो जहां चाहे एक्स माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस एक्स, हम पढ़े चलो 10 माइनस एक्स क्या होता है माइनस 10x, तो माइनस 10x, अब ये माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, तो यह किसका कंडीशन है ऑड फंक्शन का, यानी ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन में माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करने में क्या होता है जीरो होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। ओके चलिए, तो इस तरह क्या होता है जो पेपर डिस्कशन था कंप्लीट होता है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग का ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन सही होगा, और आपका कितना सही है वो जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।